हेलो डियर स्टूडेंट, ब्रिलियंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल हमने बात की थी लास्ट में, ठीक है। कल हमने सक्रियता श्रेणी के बारे में चर्चा की थी। इससे पहले के लेक्चरर में सक्रियता श्रेणी के बारे में चर्चा की थी और हमने देखा था कि तत्वों को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम क्या करते हैं, उनको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जैसे ही हम धातुओं को उनके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है, और जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। लेकिन किस आधार पर व्यवस्थित करते हैं, उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर। और फिर हमने इससे जाने से पहले एक टॉपिक के बारे में चर्चा की थी, और उस टॉपिक का नाम था आयनिक यौगिक। क्या नाम था? आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर कौन सा है? थर्ड। हमारा चैप्टर है थर्ड, जिसका नाम क्या है? धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। और इसमें हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक। वैद्युत संयोजक यौगिक के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसमें चर्चा करें कि इसमें क्या होगा तो इसमें धातु और अधातु, इसमें धातु और अधातु आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे। जैसे ही धातु और अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है या फिर स्थानांतरण होता है तो क्या होगा? उनके इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। एक यौगिक का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से धातु और अधातु किस में बदल जाएंगे? आयनों में बदल जाएंगे। इसी कारण जो बनने वाला यौगिक होगा वो क्या कहलाएगा? आयनिक यौगिक। अगर हम समझना चाहें तो हम जानते हैं कि हमारे पास में क्या होता है? एक सोडियम धातु है। सोडियम क्या होता है? धातु होता है। और जब सोडियम धातु है तो ये क्या करता है? ये हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो सोडियम किस में बदल जाता है? Na+ में, ठीक है। और इसे हम कहेंगे सोडियम आयन। इसी प्रकार हम जानते हैं जो क्लोरीन होती है वो क्या होती है? अधातु होती है। क्या होती है? अधातु होती है। और अधातु है तो क्लोरीन की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो क्लोरीन किस में बदल जाती है? Cl- में बदल जाती है। और जो Cl- में बदलती है तो ये भी क्या होती है? आयन होती है, ठीक है। तो हमने देखा धातु और अधातु दोनों ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करके और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में बदल रहे हैं? आयनों में बदल रहे हैं। और जब ये दोनों आयन आपस में मिलते हैं, जब ये दोनों आयन आपस में मिलते हैं तो Na+ आयन किसके साथ मिलेगा? Cl- आयन के साथ। तो दोनों आयन मिलके जो यौगिक बनाएंगे NaCl, ये यौगिक कैसा होगा? आयनों से मिलके बना है, इसलिए क्या कहेंगे इसे? आयनिक यौगिक। क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक। और हमें पता है कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या जरूरी है? आवेश जरूरी है। और इसी को हम क्या कहेंगे? धनावेशित, और इसी को ऋणावेशित। यानी कि यहाँ पे हमारे पास में क्या है? आवेश भी है। क्या है? आवेश है। एक तरफ धनावेश है, दूसरी तरफ ऋणावेश है। इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? इस आयनिक यौगिक को वैद्युत संयोजक यौगिक। किस नाम से जानते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक।
अब हम इसी को क्या करेंगे, शब्दों के रूप में लिखेंगे। इसी बात को शब्दों के रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, धातु तथा अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या स्थानांतरण से बना हुआ जो यौगिक होगा उसी को क्या कहेंगे हम, आयनिक यौगिक। क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे धातु तथा अधातु के मध्य, धातु तथा अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या फिर इसे हम कह सकते हैं स्थानांतरण, स्थानांतरण के कारण बना यौगिक क्या कहलाता है, आयनिक यौगिक। आयनिक या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक। वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाता है। क्या लिखा हमने, जब हमारे पास में एक तरफ क्या है, धातु है, ठीक है, हमारे पास में धातु है और अधातु है, ये दोनों आपस में क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान करेंगे। धातु और अधातु आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे या फिर स्थानांतरण करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, एक यौगिक का निर्माण होगा और यह यौगिक ही क्या कहलाता है, आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाता है। ठीक है, अर्थात इसी बात को हम अगर लिखना चाहें तो इसी में हम आगे लिख सकते हैं कि धातु तथा अधातु मिलकर कभी भी अणु का निर्माण नहीं करते। धातु और अधातु मिलकर अणु का निर्माण नहीं करते, तो फिर किसका करते हैं, आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, आयनिक यौगिक का। तो हम लिख सकते हैं धातु तथा अधातु मिलकर अणु का निर्माण धातु तथा अधातु मिलकर अणु का निर्माण नहीं करते हैं। धातु और अधातु मिलकर किसका निर्माण नहीं करते, अणु का निर्माण नहीं करते हैं। किसका निर्माण नहीं करेंगे, धातु और अधातु मिलकर अणु का निर्माण नहीं करते, बल्कि किसका निर्माण करेंगे ये, बल्कि आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। बल्कि आयनिक यौगिक का आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या देखा हमने कि धातु और अधातु मिलकर अणु का निर्माण नहीं करते, तो फिर किसका करेंगे, आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब ये निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है, और अगर हम कहना चाहें कि ये आयनिक यौगिक का निर्माण तो करते हैं, तो ये आयनिक यौगिक होता क्या है, तो ये आयनिक यौगिक क्या होता है, आयनों का समुच्चय होता है, आयनों का संग्रह होता है। तो इसी बात को हम ऐसा लिख सकते हैं इसी के साथ में कि यह निर्माण करते हैं, अर्थात यह आयनों का समुच्चय होता है, अर्थात यह आयनों का समुच्चय
होता है। आयनिक यौगिक क्या होता है? आयनों का समुच्चय होता है। ठीक है, क्या हम इसको आयनों के रूप में दर्शा सकते हैं? ये तो हमने शब्दों में लिख दिया, क्या हम कुछ आयनों के द्वारा इसे दर्शा सकते हैं? तो हम बात करेंगे यहाँ पे सोडियम धातु की, क्लोरीन धातु की, क्लोरीन अधातु की, मैग्नीशियम धातु की। ठीक है, तो हम देखते हैं हम जानते हैं कि हमारे पास में जो सोडियम होता है Na धातु, इस Na धातु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। 11 के लिए 2 और 8 10, 10 और 1 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का किस प्रकार व्यवस्था होती है? पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। कैसे होता है ये? तो हमारे पास में अष्टक नियम से हमें पता चलता है कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन। बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आ जाएगा? तीसरी क्लास में आ जाएगा। ठीक है, तीसरी कक्षा में आ गया। तो यह हमारा क्या है? सोडियम। लेकिन हमें पता है कि अष्टक नियम क्या कहता है कि किसी भी परमाणु का अस्तित्व तभी होगा जब उसके बाह्यतम कोष में क्या होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, तभी होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सोडियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तभी इसके बाह्यतम कोष में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या कर सकता है ये? 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है। इसीलिए सोडियम क्या करता है? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन का निकालता है ये, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाता है? +1 चार्ज आ जाता है। और इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? अब 8 रह जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से निकल जाता है। और इसकी संरचना अगर हम देखें तो संरचना कैसे बन जाएगी? पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। क्या अब इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए? तो ये अष्टक नियम को पूरा करता है। ठीक है, ये अब हमारा अष्टक नियम को पूरा करेगा। तो हमने देखा कि सोडियम धातु क्या करती है? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na+ में बदल जाती है। और ये Na+1 क्या कहलाती है? धनायन, सोडियम धनायन। इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम का धनायन। आयनिक यौगिक का निर्माण आयनों से होता है। किससे होगा? आयनों से। तो सबसे पहले हमें आयन भी तो पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आयन भी तो पता होना चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो यहाँ पे Na+ में बदल जाता है, Na+ में बदल जाता है और इसकी संरचना ऐसी हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हमें धातु तो मिल गई, अब हमें क्या चाहिए? अधातु, क्योंकि हमने लिखा है धातु तथा अधातु के मध्य। तो हम अधातु के लिए क्या लेते हैं? क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? अधातु। इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। 2 8 10 और 7 17। अब इसकी कैसी होगी कोशीय संरचना देखें तो 2, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 10। बचे कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसे 8 चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसे उधार चाहिए। उधार लेने के लिए क्या करेगा? ये किसी ना किसी के साथ जुड़ेगा, संयोग करेगा। ठीक है, तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? -1 चार्ज आ जाएगा। और इसके बाह्यतम कोष में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। और ये कैसी संरचना में बदल जाएगा? अब इसके प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? अब
2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरी कोस में कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और सबसे बाहरी कोस में कितने हो गए? 8 हो गए। अब इसका अस्तित्व है, अगर इसका अस्तित्व है तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? क्लोरीन ऋणायन। क्या कहेंगे इसे? क्लोरीन ऋणायन। अब देखो, हमने यहाँ पे देखे कि धातु से हमने धातु धनायन बना लिया, मतलब सोडियम धनायन, और अधातु से अधातु का ऋणायन प्राप्त हो गया। लेकिन हमने आयन तो बना लिए, लेकिन हमें चाहिए क्या? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक के लिए क्या है? इन आयनों का आपस में संयोग होना चाहिए। तो यहाँ से सोडियम धातु और यहाँ से क्लोरीन अधातु क्या करेंगे? आपस में जुड़ेंगे। जैसे ही आपस में संयोग करते हैं तभी जाके क्या बनाते हैं? ये आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके आयनों का निर्माण भी बताएंगे कि ये आपस में कैसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए। It's 3:50 p.m. It's 3:50 p.m. तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि हमने आयन का निर्माण तो कर लिया, तो ये अब आयन आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं, अब हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो आप अगर यहाँ तक नोट कर लो तो इसके बाद में ही आपको आगे उतारना है। अब देखिए, यहाँ पे सोडियम किस में बदल गया? सोडियम धनायन में। यहाँ पे क्लोरीन किस में बदल गया? क्लोरीन के ऋणायन में। तो अब अगर हम बात करें तो इसके बाह्यतम कोश की क्या स्थिति है? ये वाली स्थिति है। और इसके बाह्यतम कोश की ये वाली स्थिति है। तो हम क्या ऐसा दर्शा सकते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि हमारे पास में सोडियम है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये किसके साथ जुड़ेगा? ये क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6, ठीक है, कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसे अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो क्या हो जाएगा? इसके जो बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला कोश, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और बचेंगे दोनों कोश, और अष्टक नियम यहाँ पे पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने हो जाएंगे? फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके बाह्यतम कोश में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके बाह्यतम कोश में जहाँ 7 इलेक्ट्रॉन थे, फिर कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो संरचना बनेगी वो कैसी होगी हमारे पास में? Na+Cl- की। और यहाँ पे क्या हो गए? ये आयन रूप में आ गए।
तो हमने क्या कहा, आयनों का समुच्चय हो गया ना, एक से ज़्यादा आयन आगे इकट्ठा हो गए, आयनों का समुच्चय। और हम इसी को कैसे लिख सकते हैं फिर, NaCl। ये हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक। और इसी यौगिक को क्या कहेंगे हम, आयनिक यौगिक। क्योंकि किससे बनाई ये, आयनों से। किससे बनाई ये, आयनों से, आयनिक यौगिक। अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा कि इसके बाह्यतम कोश में क्या था, सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था। और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाह्यतम कोश में 7 थे, 2 2 4 2 6, और 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, ठीक है। बाह्यतम कोश में इसके 1 तो हो गई और 1 इसने दे दिया। अब कितने हो गए इसके बाह्यतम कोश में, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये क्या हो जाएगा, एक अष्टक का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार क्या होगा, एक आयनिक यौगिक का निर्माण हो जाएगा। आप इसे नोट कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम धातु का क्लोरीन अधातु के साथ आयनिक यौगिक का निर्माण, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए। इसी प्रकार अगर मैग्नीशियम धातु लें, ठीक है, मैग्नीशियम धातु, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। कितना होता है मैग्नीशियम धातु का, अगर आप जानते हैं तो मैग्नीशियम धातु का होता है 12। आप जानते ही होंगे H He Li Be Be C N O F Ne Na Mg Al Si P, ठीक है। ये क्या हमारे एलिमेंट्स हैं आवर्त सारणी में। तो मैग्नीशियम धातु का कितना होता है, 12, 2 8 10 और 2 12। जैसे ही अगर इसे अष्टक पूरा करना है, इसे अष्टक प्राप्त करना है, तो क्या करे ये, या तो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे या फिर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ ले। तो इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मुश्किल होता है, तो क्या करेगा ये, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो इसके पास कितना आवेश आ जाएगा, +2 आवेश। और क्या किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम धातु किस में बदल गया, मैग्नीशियम आयन में। किस में बदल गया ये, मैग्नीशियम आयन। अगर ये मैग्नीशियम आयन बन गया तो अब इसके साथ में क्या जुड़ेगा, अधातु जुड़ेगी। अधातु कहाँ से जुड़ेगी, हम क्लोरीन अधातु ले लेते हैं। इसके साथ भी हमने क्लोरीन जोड़ी, तो इसके साथ भी हम क्या ले लेते हैं, क्लोरीन अधातु, जिसका क्या होता है 17। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी इसके पास क्या आएगा, ऋणात्मक आवेश। क्या आता है, ऋणात्मक आवेश। और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है फिर, 18, ठीक है। 18 हो गई, यानी कि बाह्यतम कोश मिल गए इसे अष्टक पूर्ण। तो इसे क्या कहेंगे हम, क्लोरीन का आयन। अगर ये क्लोरीन आयन है तो हमें पता है मैग्नीशियम के पास कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। लेकिन यहाँ क्लोरीन के पास कितना है, -1 चार्ज है। तो क्या ये आपस में जुड़ सकते हैं, ये आपस में जुड़ तो सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम के पास अगर ये क्लोरीन जाके जुड़ेगा तो केवल एक ही चार्ज को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो इसके लिए कितना चाहिए, 2 क्लोरीन चाहिए। तो अगर हम इसे जोड़ें तो कितने होने चाहिए, तो हमारे पास में मान लेते हैं मैग्नीशियम धातु है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ जुड़ेंगे जाके, एक क्लोरीन ऊपर रहेगा हमारा,
ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कितने होंगे, 2 होंगे। मैग्नीशियम से जुड़ने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने होते हैं वैसे, 7 होते हैं। अष्टक के लिए हमें कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो देखो 8 करने के लिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये क्या करना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों में से, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दे देगा। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसे और 1 इलेक्ट्रॉन इसे देता है तो हमें एक संरचना प्राप्त होती है, हमें एक संरचना प्राप्त होती है Mg+2Cl-1। लेकिन कितने होंगे ये Cl-1, Cl के जो आयन होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, इसकी जो संरचना मिलेगी Cl-1 Cl-1 ऐसी संरचना मिलेगी। और इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम लिख देते हैं MgCl2। ठीक है, ये क्या हो गया, आयनिक यौगिक। इसे हम आयनिक यौगिक भी कह सकते हैं और आयनों का समुच्चय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, आयनों का समुच्चय। ये तो आयनों का समुच्चय, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको इस रूप में लिख देते हैं, ठीक है, अगर इस आयनों के समुच्चय को हम इस रूप में लिख देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, आयनिक यौगिक। तो आप इसे नोट कर लीजिए, हमने दोनों एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिए हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताना है कि ये अष्टक नियम क्या होता है। It's 4:01 p.m. तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि अष्टक नियम क्या होता है। अष्टक नियम क्या होता है, जो अष्टक नियम होता है वो यह हमें यह बताता है कि अगर कोई धातु है या फिर अधातु है तो वह इस वायुमंडल में तभी एग्जिस्ट कर सकती है, अस्तित्व में रह सकती है, जब उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, 8 हो। कितनी हो, 8 हो। अगर उसके बाह्यतम कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगी वो, या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी। तभी क्या होंगे, उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो पाएगी। एग्जाम्पल के लिए अष्टक नियम, ये केवल हमें समझना है, इसको हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, इसको समझना है। अष्टक का मतलब होता है 8, ठीक है, और अष्टक नियम पे ही क्या होगा, किसी परमाणु के अस्तित्व का पता चलेगा।
ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक तत्व है, क्या नाम है उस तत्व का, हमारे पास में एक फास्फोरस है, या फिर हम सिंपल सा ले लेते हैं एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम धातु है। एल्यूमिनियम धातु कितने नंबर पे आता है? मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम आता है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 13। कितना है? 13। अगर हम इसके परमाणु क्रमांक को देखें तो ये होता है हमारे पास में परमाणु क्रमांक इसका 13। अगर 13 है तो हमने पढ़ा है कक्षा या फिर कोष, जिसे हम किससे दर्शाते हैं कक्षा या कोष को? K L M N। ठीक है, पहली कक्षा को K कहते हैं, दूसरी कक्षा को L, तीसरी कक्षा को M, और इसी प्रकार कक्षाएं चलती जाती है। ठीक है, इस प्रकार चलती जाती है। और हमें पता है कि पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके बाद वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के आधार पर बांटें तो हमें पता है पहली कक्षा में कितने चले जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में बचे कितने? 11 इलेक्ट्रॉन। 11 में से दूसरी कक्षा में कितने आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बचे कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। 2 और 8 10, कितने बचे? 10 और 3 13 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन बचे। अगर हम इसे कक्षा के रूप में दर्शाएं तो एल्यूमिनियम को हम कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं। एल्यूमिनियम है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 आ गए, टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। और फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन बाहर वाली कक्षा में आ जाएंगे। कितने बचे थे इसके पास? 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अगर इसके देखें तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम को अपना अष्टक पूरा करना है, एल्यूमिनियम को अपने अष्टक पूरा करना है, मतलब इस प्रकृति के में अस्तित्व में रहना है, तो इसे अष्टक के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो ये अपने बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसके लिए क्या क्या संभावना है? या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एल्यूमिनियम किस में बदल जाएगा? Al-5 आयन में। किस में बदल जाएगा? Al-5 आयन में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन या फिर दूसरी कंडीशन क्या है? अगर इसे अष्टक पूरा करना है तो ये इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे, त्याग दे। जैसे 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा तो ये वाला कोष ही खत्म हो जाएगा, फिर बचेंगे 2 कोष, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसके साथ? कि ये अपने बाह्यतम कोष के तीनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे? त्याग कर दे। तो त्याग करके ये किस में बदल जाएगा? एल्यूमिनियम +3 आयन में। ठीक है, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, ठीक है, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसकी कंडीशन हो जाएगी, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 10, 3 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है, कहीं से भी ले लेता है 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या कैसी हो जाएगी इसकी? Al-5 आयन की अवस्था। लेकिन हमें पता है कि एल्यूमिनियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय ग्रहण करना मुश्किल होता है। ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता। ग्रहण करने के लिए इसकी ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, जबकि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है आसानी से। इसीलिए ये क्या करेगा? हमेशा 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग ही करता है, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता। जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इसका क्या हो जाएगा? जो बाह्यतम कोष है वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? अब 8 इलेक्ट्रॉन। और ये किस में बदल गया? Al+3 आयन। तो इसके
अधिकतम जो अस्तित्व में रहने की संभावना है वो कौन सी है, Al+3 आयन की, न कि Al-5 आयन की। ठीक है, तो यही क्या हमारा अष्टक नियम। अष्टक नियम हमें क्या बताता है कि इस वायुमंडल के अंदर कोई भी धातु या फिर अधातु तभी अस्तित्व में रह सकती है जब वो अष्टक नियम को अनुपालना करे, उसको फॉलो करे। ठीक है, जब वो अष्टक नियम की जितनी भी शर्त हैं उनको पूरा करे। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो इसका अष्टक नियम पूरा हो जाता है, लेकिन इसके लिए क्या हो जाता है, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब भी इसका अष्टक नियम पूरा करेगा, लेकिन इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मुश्किल होता है। यही हमारा क्या था, अष्टक नियम। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं। आयनिक यौगिक के बारे में हमने चर्चा कर ली, अब हम इनके कुछ गुणों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनके कुछ गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इनकी भौतिक प्रकृति, इनके गलनांक व क्वथनांक, इनकी चालकता के बारे में चर्चा करेंगे, इनकी घुलनशीलता के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए अब, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। हमारी हेडिंग क्या है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में हम 4 गुणधर्म की बात करेंगे। एक कि आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति कैसी है, कैसी भौतिक प्रकृति कैसी है, मतलब ये इस प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो भौतिक प्रकृति में हम बात करेंगे कि जो आयनिक यौगिक होते हैं ये इतने मजबूत होते हैं कि इनकी जो प्रकृति होती है वो कठोर होती है। कैसी होती है, कठोर होती है। कारण क्या है, क्योंकि ये किससे मिलके बने हैं, धन और ऋण आयनों से मिलके बने हैं, और धन और ऋण आयनों के मध्य इतना अधिक आकर्षण बल पाया जाता है, इतने मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है कि इन आयनों के जुड़ने के पश्चात अर्थात यौगिक के बन जाने के पश्चात इनको अलग कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए इनकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है, कठोर होती है। लेकिन सामान्यतः कुछ आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। कैसे, भंगुर प्रकृति के, जो टूट जाते हैं, जैसे कि NaCl। दूसरी हम बात करेंगे गलनांक व क्वथनांक की। ठीक है, गलनांक व क्वथनांक। आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक। अब बात आती है गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं तो गलनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है, गलने की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, मतलब ठोस से द्रव में बदलना शुरू कर देता है। और क्वथनांक क्या होता है, किसी भी धातु के लिए वह तापमान होता है या फिर किसी भी द्रव के लिए वह तापमान होता है जिस पर वो गैस में बदलना शुरू कर देता है। क्या कहलाता है उसका, क्वथनांक। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आयनिक यौगिकों की, तो आयनिक यौगिकों के लिए गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होते हैं, उच्च होते हैं, उच्च होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये किसके कारण होता है, क्यों, क्योंकि इनके मध्य क्या है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, मजबूती के साथ बंधे हुए हैं ये। और मजबूती के साथ बंधे हुए हैं तो क्या उस आयन की जो आकर्षण बल है उनको तोड़ना आसान होता है, नहीं। अगर ये आयनों के मध्य आकर्षण बल बहुत मजबूत पाया जाता है तो इनको अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर हम इनको अलग करना भी चाहें तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। बात आती है घुलनशीलता, बात आती है घुलनशीलता की।
घुलनशीलता का मतलब होता है कि किसी भी द्रव में क्या होना, घुल जाना। तो क्या आयनिक यौगिक जल्दी शीघ्रता से घुल जाते हैं? तो अगर इनके घुलने की बात करें तो आयनिक यौगिक जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन ये केरोसिन और पेट्रोल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। किसमें? पेट्रोल और केरोसिन में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे घुलनशीलता। ठीक है, आयनिक यौगिकों की घुलनशीलता, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, अर्थात अविलय होते हैं। अगर हम इनकी विद्युत की चालकता की बात करें, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता तो आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक होने का मतलब इसमें आयन मौजूद होंगे, लेकिन अगर हम इनकी शुष्क अवस्था देखें, अर्थात इनकी कठोर अवस्था में देखें, तो आयन तो मौजूद है, लेकिन कठोर अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जैसे ही हम इन आयनिक यौगिकों को जल में घोलते हैं तो फिर ये किस में टूट जाएंगे, आयनों में टूट जाते हैं, और आयनों में टूटते ही क्या मिल जाएंगे, हमें आयन प्राप्त हो जाएंगे। और हमें पता है विद्युत धारा के चालन के लिए क्या जरूरी है, आयन जरूरी है। तो जैसे ही ये आयनों में टूट जाते हैं और विद्युत धारा का चालन शुरू कर देते हैं, तो ये कब होगा, जब ये गलित अवस्था में होंगे, मतलब विलयन की अवस्था में होंगे। तो हम इन चारों गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम एक एक के बारे में नोट करते हैं। तो हमारा पहला क्या होगा, भौतिक प्रकृति, इनकी भौतिक प्रकृति या फिर भौतिक अवस्था। पहला गुणधर्म हमारे क्या है, भौतिक प्रकृति। तो हम इसमें लिख सकते हैं धन तथा ऋण आयन, धन आयन तथा ऋण आयन के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। धनायन, आयनिक यौगिकों में क्या होंगे, धनायन होंगे और ऋणायन होंगे। तो इनके मध्य कौन सा बल पाया जाता है, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जो कि क्या होते हैं, मजबूती से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण ये यौगिक मजबूत व कठोर होते हैं, मजबूत व कठोर होते हैं। मजबूत व कठोर होते हैं, लेकिन सामान्यतः कुछ होते हैं। ठीक है, सामान्यतः कुछ यौगिक भंगुर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर प्रकृति के होने का मतलब ये है कि अगर हम इनको चोट मारे तो ये क्या होते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, टुकड़ों में टूट जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भंगुर प्रकृति का होना। ठीक है,
जैसे ही हम चोट मारते हैं तो आयनिक यौगिक क्या होता है टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, अब कैसे, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास में हम जानते हैं कि आयनिक यौगिक है, क्या है हमारे पास में NaCl। NaCl एक आयनिक यौगिक है। जैसे ही इस आयनिक यौगिक है और जैसे ही इस आयनिक यौगिक को क्या किया जाता है, चोट मारी जाती है, तो ये क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाता है। और ये टुकड़े भी किसके मिलेंगे, हमें NaCl के टुकड़े प्राप्त होंगे। और ये टुकड़ों में प्राप्त होना ही क्या कहलाता है, भंगुर कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक में हम जानते हैं कि आयनिक यौगिक में उपस्थित आयनों के मध्य प्रबल आयनिक यौगिक में उपस्थित आयनों के मध्य प्रबल आयनिक आकर्षण बल पाया जाने के कारण ये मजबूती से पाया जाने के कारण ये मजबूती से बंधे रहते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं। जिसके कारण इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। परिणाम क्या होगा, परिणाम स्वरूप इनको अलग करने के लिए या तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब किसी आयनिक यौगिक को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो तो क्या करते हैं, हम कह सकते हैं कि उनके जो गलनांक और क्वथनांक है वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, इसके बाद में थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा था घुलनशीलता। क्या था, घुलनशीलता। तो हम लिख सकते हैं आयनिक यौगिक जलीय विलयन में घुलनशील होते हैं।
लेकिन केरोसिन व पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय या फिर अघुलनशील रहते हैं। किसमें अघुलनशील रहते हैं ये? अगर हम पेट्रोल और केरोसिन की बात करें तो इनमें क्या होते हैं? आयनिक यौगिक अघुलनशील होते हैं, ठीक है। जबकि जलीय विलयन में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। तो आप इसे यहाँ तक नोट कीजिए। फिर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं और उसमें हम बात करेंगे विद्युत की चालकता, ठीक है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट हम ऊपर लिख देते हैं। सबने पहला पॉइंट तो उतार लिया होगा, ठीक है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? विद्युत की चालकता, यानी कि विद्युत चालकता। विद्युत चालकता तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक गलित अवस्था में अर्थात विलयन अवस्था में जलीय विलयन की अवस्था में अर्थात जलीय विलयन की अवस्था में आयनिक यौगिक गलित अवस्था में या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत का चालन करते हैं। कब करेंगे? जब गलित अवस्था में होंगे, ठीक है। लेकिन कठोर अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है। इसमें हमने लिखा कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में तो विद्युत का चालन करेंगे, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होगी गलित अवस्था में। लेकिन अगर हम सूखे की बात करें, अगर ठोस अवस्था में बात करें और सूखा है तो आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करता। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हमारे पास में सूखा नमक है तो सूखे नमक में से यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन अगर वही नमक जलीय विलयन में है अर्थात पानी में घुला हुआ है तब क्या करेगा? वो विद्युत का चालन करता है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। गलित नमक
ठीक है। और नमक का फॉर्मूला क्या है, NaCl। अगर गलित NaCl है तो ये क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। और NaCl क्या है, आयनिक यौगिक, विद्युत का चालन करता है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं सूखा नमक। सूखा नमक पानी नहीं है इसमें, तो ये क्या करता है, विद्युत का चालन नहीं करता है, विद्युत का चालन नहीं करेगा। करेगा क्या, नहीं करता ये, ठीक है। कब करेगा, यदि हम इसको उठा के पानी में डाल दें, ठीक है। तो आप इन चारों पॉइंटों को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। It's 4:31 p.m. तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करेंगे एक क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि कारण बताइए कि आयनिक यौगिक विलयन अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं लेकिन ठोस अवस्था में या शुष्क अवस्था में नहीं। इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में दो ही बातें हैं जो कि हमने यहाँ पे बता दी है। जैसे ही हम आयनिक यौगिक की बात करते हैं तो आयनिक यौगिक गलित अवस्था में क्या करेगा, विद्युत का चालन, लेकिन शुष्क अवस्था में नहीं। हमने इसी को क्या कर दिया, क्वेश्चन के रूप में आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आपने इसे नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, कारण बताइए कि आयनिक यौगिक कारण बताइए कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था इस गलित अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, विलयन की अवस्था, मतलब द्रव अवस्था में होगा, विलयन के रूप में होगा, ठीक है। आयनिक यौगिक गलित अवस्था या विलयन की अवस्था, ठीक है, विलयन की अवस्था। आयनिक यौगिक विलयन की अवस्था में विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है, लेकिन शुष्क ठोस अवस्था में नहीं, शुष्क ठोस अवस्था में नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चरर में, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा। हमने बताया कि जो आयनिक यौगिक है अगर वो गलित अवस्था में है तो क्या होगा, उसका आयनन हो जाता है। क्या होगा, आयनन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि NaCl एक आयनिक यौगिक है, इसका गलित अवस्था में क्या होगा, आयनन,
मतलब Na प्लस और Cl माइनस मिलेगा हमें। जैसे ही ये आयन मिलते हैं तो हमें पता है विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या जरूरी है, आवेश या फिर आयन। तो ये दोनों मिलके तो क्या करेंगे, विद्युत धारा का चालन कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास में आयनिक यौगिक शुष्क या ठोस अवस्था में रहेगा, ठीक है, NaCl अगर सूखा है तो क्या होगा, इसका आयनन नहीं हो पाएगा, इसका आयनन नहीं हो पाएगा। और अगर आयनन नहीं हो पाएगा तो इसमें से क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्या नहीं होगी, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के बारे में कल हमें लिखना है। आपको हमारे वीडियो लेक्चर टाइम पे मिल जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।